नमस्कार, मैं शिव सागर सक्सेना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर पर। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की कक्षाओं के क्रम में आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं की। जीन पियाजे से संबंधित इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर में आपने देखा, जिसमें आपने देखा पहले वीडियो लेक्चर में कि संज्ञान क्या है, संज्ञानात्मक विकास की 7 अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा जीन पियाजे के पूरे सिद्धांत का प्रोसेस क्या है कि बालक डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की ओर कैसे जाता है, स्कीमा क्या होते हैं, एकोमोडेशन एसिमिलेशन क्या होता है, स्कीमा में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, है ना। इसके अलावा दूसरे वीडियो में आपने देखा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित बहुत सारे पदों की उन्होंने बात की थी। जैसे उन्होंने बात की थी विकेंद्रण की, जैसे बात की थी उन्होंने स्कीम्स की, स्कीमा की, आत्मसातीकरण, अनुकूलन, है ना, ये समायोजन। इसके अलावा उन्होंने बात की थी संरक्षण की। इस तरह के कई सारे पदों की हमने चर्चा की। अब इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जितने भी अवस्थाएं हैं। उन्होंने 4 अवस्थाओं की बात की है, उस सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हैं तो आप इससे पहले काम करें, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जीन पियाजे संबंधित दोनों वीडियो लेक्चर देख लें। उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको जीन पियाजे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, चाहे किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, चाहे वो KVS की हो, चाहे वो UP की हो, MP की हो, राजस्थान की हो, चाहे किसी भी टेट परीक्षा में जाएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न जीन पियाजे से छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं। तो आप सब जानते हैं जीन पियाजे कहाँ के, स्विट्जरलैंड के एक बायोलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी थे। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के या किसी भी बालक के व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष है ना, कौन सा एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन, सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, जीन पियाजे ने किया। और उन्होंने इसके लिए किया क्या कि उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए अपने ही बच्चों पर काफ़ी समय तक अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कौन, जीन पियाजे। और जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये मैं आपको पुराने लेक्चर्स में बता चुका हूँ। देखिएगा उन्होंने क्या बताया था कि अपने बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया, बालकों के संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया, ये आप जानते ही हैं। उन्होंने बालकों को क्या कहा, नन्हे वैज्ञानिक या सक्रिय ज्ञान निर्माता। नन्हे वैज्ञानिक और सक्रिय ज्ञान निर्माता कहने के पीछे जीन पियाजे का यह एक आशय था कि बालक दुनिया के बारे में अपनी समझ का विकास खुद करता है। दुनिया के बारे में उसकी जो समझ है वो खुद डेवलप होती है। जैसे अगर आप वाइगोट्स्की को पढ़ेंगे तो वाइगोट्स्की का कहना है कि बालक का जो भी विकास होता है वो होता है समाज के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि समाज के साथ इंटरेक्शन के साथ। जबकि जीन पियाजे कहते हैं कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अपने आसपास की दुनिया के संबंध में वह अपनी समझ खुद विकसित करता है। इसके लिए उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। और चूँकि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, इसीलिए सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक, आपने देखा वैज्ञानिक नया नया ज्ञान का निर्माण करते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि बालक स्टार्टिंग में बहुत इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है, सरल प्रत्यय के माध्यम से सीखता है। कैसे कि बालक के स्टार्टिंग में जो स्कीमा होते हैं ना, स्कीमा मैंने बताया था कि आपके आसपास की दुनिया में चाहे कितनी भी वस्तुएं हैं, बहुत सारे व्यवहार हैं, उन सब का एक अंदर हमारे माइंड में इमेज बन जाती है, वो स्कीमा कहते हैं। तो प्रारंभ में बालक के स्कीमा आसान होते हैं, फिर जैसे जैसे बालक की अवस्था बढ़ती जाती है उसके स्कीमा कैसे होते जाते हैं, जटिल होते जाते हैं ना। तो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में बालक इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है और बाद में बालक सीखता है जटिल कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखता है। तो देखिएगा अपने संज्ञानात्मक विकास को पियाजे ने 4 भागों में बांटा है। पहली अवस्था जिसे हम कहते हैं संवेदी परक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक, यानी कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था आप जानते हैं इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दैट इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज। और प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो एज ग्रुप होता है दैट इज 2 साल से लेके 7 वर्ष तक होता है। इसके अलावा तीसरी अवस्था होती है, इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज ग्रुप होता है 7 से 12 वर्ष। और चौथी और अंतिम अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था 12 वर्ष से लेकर 15 तक, या कुछ बुक्स में 12 से 18 या 12 से किशोर अवस्था तक दिखाते हैं। तो ये चौथी अवस्था होती है, इसे कहते हैं हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल
स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संवेदी परक अवस्था की, जिसका दूसरा नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था या ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। कई दफ़ा इस नाम से भी दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप हिंदी में ये वाला नाम आपको नहीं याद रहता वहाँ एग्ज़ाम में, तो इंग्लिश वाले सेक्शन में इसका नाम सेंसरी मोटर ही होगा, ठीक है ना। सेंसरी मोटर का मतलब क्या है देखिएगा, पहले शब्द को समझते हैं फिर इसकी विशेषताओं की बात करेंगे। सेंसरी का मतलब है बालक को जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो उसकी सेंस के थ्रू हो रहा है, उसकी इंद्रियों के थ्रू हो रहा है। कैसे, बालक छोटा है ना, जन्म हुआ है उसका, 2 वर्ष तक उसको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी वो चख रहा है, स्वाद के माध्यम से छू रहा है ना, या नाक के माध्यम से सूंघ रहा है, तो जो कुछ भी उसे ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ज्ञान के आधार पर ही, यानी कि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही उसकी क्रियाएं होती हैं, गामक क्रियाएं होती हैं। गामक क्रियाओं का मतलब है मोटर एक्टिविटी, बालक रोता है, हंसता है, या अपने हाथ पैर हिलाता है, या अंगूठा चूसता है, या जो भी क्रियाएं करता है, इन सबको क्या कहते हैं, गामक क्रियाएं कहते हैं, मोटर एक्टिविटी कहते हैं। और इन मोटर एक्टिविटी का आधार क्या है, इन मोटर एक्टिविटी का आधार है उसकी इंद्रियों द्वारा जो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अर्थात इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान सेंसरी, उनके आधार पर जो मोटर एक्टिविटी है, इसलिए इस अवस्था को कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके बारे में एक बात कही जाती है कि बालक इस अवस्था में आँख, नाक, कान, हाथ इत्यादि से सोचता है, यानी कि अपनी इंद्रियों के माध्यम से सोचता है। या यूँ कह सकते हैं कि बालक के पूरे व्यवहार का आधार उसका इंद्रिय ज्ञान है, और वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही अपने आसपास की दुनिया को समझता है, अपने इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ही अपने आसपास की दुनिया को समझता है। तो देखिएगा, पहली अवस्था संवेदी परक, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा किसके आधार पर, इंद्रिय ज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, संवेदनाओं के आधार पर कैसी क्रियाएं करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बायोलॉजी में चर्चा करेंगे इसकी, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि बालक इस अवस्था में कौन सी क्रियाएं करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। किसके आधार पर, इंद्रिय ज्ञान के आधार पर। कैसे करता है देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या हैं, ठीक है ना। हम बहुत सी क्रियाएं पढ़ते हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक पढ़ते हैं, यहाँ पे क्रियाएं आती हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। देखिएगा, आप बैठे हैं अचानक से और अचानक से कोई आया, किसी ने आपके पीठ पे पिन चुभो दी तो आप एकदम से चौंक जाते हैं, या आप बैठे हैं अचानक से बंदर आ गया तो आप एकदम से डर जाते हैं। तो जो आपका एकदम अचानक से रिएक्शन है वो कैसी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है ना। इन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी कि हिंदी में प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और इसी तरह की क्रियाएं कुछ बालक करता है। कैसे कि छोटा बालक है, आप गए, आपने ज़ोर से ताली बजा दी तो एकदम से चौंक जाएगा, है ना। बालक सो रहा है और आपने ज़ोर से बात कर दी तो अचानक से जग जाएगा, मतलब एकदम से चौंक जाएगा, वो भौचक्का हो जाएगा कि क्या हो गया अचानक से। यानी कि उसके एक्शन कैसे होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे होते हैं, अचानक से चौंक जाना, अचानक से रोने लगना। तो ये किसके आधार पर कर रहा है बालक, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर, है ना। या कोई भी चीज़ आपने क्या किया कि बालक को जरा सा भी कोई भी टुकड़ा है, मान लीजिए एक आपके पास किसी भी खाने की चीज़ का है, कुछ भी है, आपने हल्का सा उसके मुंह पर रखा तो चूसने लगता है उसे, है ना। हालांकि बालक इसको जानबूझ कर नहीं कर रहा, लेकिन ये क्रियाएं स्वतः हो रही हैं। तो कैसी क्रियाएं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। या क्या करने लगेगा, अचानक से चौंक जाएगा, तो ये सब कैसी क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा छोटे बालक को आप उंगली पर शहद लगा के मुँह पर लगाते हो तो अपने आप ही वो चूसना शुरू, वो नींद में भी होता है तभी वो चूसना शुरू कर देता है। तो कैसी क्रियाएं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि इंद्रिय ज्ञान या संवेदनाओं के आधार पर बालक कैसी प्रतिक्रियाएं करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जिसमें चूसना, चौंकना इत्यादि आदि आती है। इसके अलावा बालक किसके माध्यम से सीखता है, इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, अर्थात उसको सिखाने वाली कौन है, उसकी इंद्रियां। इंग्लिश में कहते हैं सेंसेस आर द टीचर्स। इस एज में सेंसेस जो होते हैं वही उसके टीचर हैं। इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, आँखों, कानों, हाथों के माध्यम से सोचता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार बालक आँख, कान, हाथ, नाक इत्यादि सोचता है। तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे, यार सोचने का काम तो दिमाग का है, लेकिन इस अवस्था में उनका ये कहना है कि उसके जो भी मेंटल ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के सही, लेकिन वो हो किसके आधार पर रहे हैं, वो उसकी इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर हो रहे हैं। तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, आँखों, कानों, हाथों के माध्यम से सोचता है, इंद्रियों के माध्यम से अपनी समझ विकसित करता है। यानी कि समझ विकसित के माध्यम से करता है, इंद्रियों के माध्यम से करता है। उसके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा अभी तर्क वितर्क चिंतन इत्यादि नहीं चल रहा है। जो कुछ उसे इंद्रियों के माध्यम से सुनाई दिया, दिखाई दिया, उसने सूंघा या किसी ने उसको टच किया, है ना, या उसने कुछ चखा, उसी के माध्यम से उसकी समझ विकसित होती है।
ध्यान रखना, इस अवस्था में बालक काय के माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से, जिसे कहते हैं इमिटेशन के माध्यम से। अनुकरण का मतलब है कि जैसे आपके घर में बालक के माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी अगर कोई एक्टिविटी करते हो तो बालक उन्हीं की तरह एक्टिविटी करना सीख जाता है। खासकर आपने देखा होगा आजकल कि बालक अपने आसपास किसी को घर में मोबाइल फ़ोन पे बात करते देखता है तो मोबाइल फ़ोन पे बात करना सीख जाता है, और छोटी मोटी एक्टिविटी वो अपने माँ बाप या भाई बहन या अपने दादा दादी, नाना नानी की कॉपी करता है। तो इसे कहते हैं, इस अवस्था में किसके माध्यम सीख रहा है? वो अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है। इसे कहते हैं इमिटेशन। बालक को यहाँ कहा जाता है कि बालक एक तरह से नकलची बंदर होता है। जैसे आपने देखा है ना बंदर, कि बंदर आपके सामने हो, आप जो करोगे बंदर वैसे कॉपी करने लगता है। इसी तरह से बालक क्या होता है? केवल और केवल यहाँ पे नकलची बंदर होता है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि नकलची बंदर किस अवस्था में होता है? तो संवेदीपरक अवस्था में होता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है बालक। प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है। कैसे? बालक के पास बोतल है और बोतल उसने फेंक दी और देखा क्या हुआ, फिर उसे डांट पड़ी तो वो समझ गया कि ये मैंने किया, ये गलत है, तो वो बोतल फेंकना धीरे धीरे बंद कर देगा। या बालक अकेला लेटा हुआ है और उसकी माँ उसके आसपास नहीं है तो वो कुछ आवाज़ निकालेगा, है ना। फिर कई बार में उसे समझ में आ जाएगा कि ऐसी आवाज़ निकाली तो माँ नहीं आई, ऐसी आवाज़ निकाली तो माँ नहीं आई। फिर वो ऐसी आवाज़ निकालेगा जिससे लगेगा कि माँ तुरंत उठ के आ जाएगी उसके पास, तो वो समझ जाएगा। हमें लग रहा है छोटा बालक है, ये क्या कर रहा होगा, लेकिन ये प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीख रहा है। वो विभिन्न बिहेव करता है, फिर देखता है कौन सा बिहेव सक्सेसफुल है। बोतल फेंकेगा, डांट पड़ गई तो मन नहीं फेंकना बंद कर देगा, अदरवाइज उसको फेंकना चालू रखेगा क्योंकि बोतल फेंकने में उसको आनंद आ रहा है। अपनी बॉल लेगा, सीढ़ियों पर फेंक देगा, फिर कोई उठा के ला के देगा, फिर फेंक देगा, फिर डांट पड़ेगी ऐसा नहीं करते तो समझ जाएगा कि ये जो उसका प्रयास था इसमें त्रुटि है, अब मुझे ऐसा नहीं करना है। या विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालेगा, और आवाज़ें निकालने के बाद जब वो देखेगा कि इस आवाज़ निकालने से माँ मेरे पास आ जाती है या कुछ खाने को देती है, तो वो फिर उसी प्रयास को करता है जिस प्रयास से उसके मन की बात पूरी हो रही है। तो यहाँ कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे आती है, वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति हो जाती है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बालक को किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति होती है, या वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में होता है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। देखिएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है ना, वो 8 से 9 महीने में प्रारंभ होता है। जब बालक 8 से 9 महीने का होता है तब ये प्रारंभ होता है। इसमें क्या है, इस ऑब्जेक्ट परमानेंस अर्थात वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति से पहले क्या होता है कि बालक के सामने आप कोई खिलौना लाई और फिर आपने उसे छुपा लिया, तो बालक का उस पर ध्यान नहीं जाएगा, है ना, उसे ध्यान नहीं जाएगा, न वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। क्योंकि जब तक वस्तु स्थायित्व की अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक बालक के लिए केवल उन्हीं चीज़ों का अस्तित्व होता है जो उसके सामने हैं। वस्तु स्थायित्व की अवस्था की प्राप्ति से पहले बालक के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं की एग्जिस्टेंस होती है, उन्हीं वस्तुओं का उसके सामने वजूद होता है, वो उन्हीं वस्तुओं को समझता है जो उसके सामने हैं। कोई वस्तु उसके सामने से आपने हटा ली तो वो उस पर ध्यान नहीं देगा, उसे भूल जाएगा। लेकिन जब वो 8-9 माह का हो जाता है थोड़ा सा, है ना, तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व की भावना शुरू हो जाती है। अब आपने उसके सामने कोई मोबाइल फ़ोन रखा और फिर आपने छुपा लिया तो वो ढूंढेगा। आपने कोई चीज़ ली, है ना, और चादर के नीचे छुपा दी तो चादर को हटा के वो देखना शुरू करेगा ये क्या है। तो कौन सी अवस्था प्राप्त कर ली उसने? वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति। अब इस अवस्था में उसके सामने जो वस्तु नहीं भी है और उसने उसे एक बार देख लिया है, तब भी उसके मन में उसका वजूद है कि हाँ ये वस्तु है। इसीलिए वो छुपी हुई वस्तुओं को, छुपे हुए खिलौनों को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन 8-9 महीने से पहले चूँकि वस्तु स्थायित्व नहीं होता तो वह ऐसा नहीं कर पाता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति होती है, कौन सी अवस्था में? संवेदीपरक अवस्था में, और छिपी वस्तु में ढूंढने लगता है। इसके अलावा एक और विशेषता है कि इस अवस्था में बालक अपनी क्रिया और उसके परिणाम के बीच संबंध जानने की कोशिश करता है। कैसे? थाली बजाएगा चम्मच से, बजाएगा सुनेगा, बजाएगा सुनेगा, खिलौनों को फेंक देगा फिर देखेगा क्या हुआ। यानी कि जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी वो कर रहा है उसके परिणाम को जानने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो ये आपने देखा संवेदीपरक अवस्था 0 से 2 वर्ष। सेंसरी मोटर, सेंस के माध्यम से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर मोटर एक्टिविटी होती है। इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से सीखता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है जैसे चूसना, चौंकना इत्यादि। इसके अलावा क्या कर रहा है? इंद्रियों के माध्यम से अपनी समझ विकसित करता है। अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि बड़ों को देख के उनके जैसा ही करने की कोशिश करता है। नकलची बंदर कहा जाता है बच्चे को, ठीक है ना, ध्यान रख, नकलची बंदर
कहा जाता है। इसके अलावा प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखता है ना। प्रयास बताया मैंने, बोतल फेंकेगा, देखेगा क्या हुआ, डांट पड़ेगी तो उसको नहीं करेगा, या खिलौने फेंक देगा, या आवाज़ें निकालेगा विभिन्न प्रकार की। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति, यानी कि अब उसके लिए उन वस्तुओं का भी वजूद है, उन वस्तुओं का भी अस्तित्व है जो उसके सामने नहीं है। पहले क्या होता था, जो वस्तुएं उसके सामने नहीं होती थी वो उनको भूल जाता था, लेकिन अब वो उन्हें याद रखता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। तो ये रहा आपका संवेदीपरक अवस्था। दूसरी बात करते हैं पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ध्यान देंगे, प्राक माने भी पूर्व होता है, कई दफ़ा प्राक पूछा गया है। इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, देखिएगा सबसे पहले वर्ड समझिए ऑपरेशनल का मतलब क्या है, ऑपरेशनल होता क्या है। ऑपरेशनल मैंने यहाँ लिखा हुआ है द एबिलिटी टू मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन लॉजिकली, है ना। द एबिलिटी योग्यता, टू मैनिपुलेट, मैनिपुलेट का मतलब है चीज़ों में हेर फेर करना, अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करना, बदलाव करना। इन्फॉर्मेशन लॉजिकली, अब समझिए इसका मतलब क्या है। अगर बालक के मस्तिष्क में ऑपरेशनल हो रहा है, यानी कि क्रियाएं हो रही हैं, संक्रियाएं हो रही हैं, मानसिक क्रियाएं हो रही हैं, तो वो क्या करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसे प्राप्त हुई है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे बाह्य दुनिया से प्राप्त हो रही है, उनको वो क्या करेगा, तार्किक रूप से क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तार्किक रूप से मैनिपुलेट करेगा, यानी कि उन कई सारी चीज़ों में संबंध जानने की कोशिश करेगा, और संबंध जानने की कोशिश करेगा तो उसका ज्ञान थोड़ा बेहतर ढंग का होगा, और उसका ज्ञान कैसा होगा, तार्किक होगा। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, ऑपरेशनल। लेकिन किस अवस्था की बात हो रही है, प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है। तो इस अवस्था में वह क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन तो उसको प्राप्त होगी, लेकिन और उसको मैनिपुलेट भी करेगा वो, यानी कि बालक को बाह्य दुनिया से इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होगी, उनको मैनिपुलेट भी करेगा, लेकिन उसके मैनिपुलेशन में कोई भी लॉजिक नहीं होगा, कोई भी लॉजिक नहीं होगा। कैसे, आपने एक वस्तु के बारे में दो चीज़ें पूछी। आपने पूछा जैसे मान लीजिए कि लखनऊ यूपी की राजधानी है, आपने कहा लखनऊ यूपी की राजधानी है, फिर उसे ये पता है कि लखनऊ यूपी की राजधानी है। फिर आपने पूछा यूपी की राजधानी कौन है, तो पहले आपने क्या, लखनऊ यूपी की राजधानी है। अब आप पूछ रहे हैं कि यूपी की राजधानी कौन सी है, तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि उसने किसी भी एक चीज़ के दो पहलुओं को नहीं समझा है। वो एक चीज़ का एक ही पहलू समझ रहा है कि लखनऊ यूपी की राजधानी है। अब वो इसका दूसरा पहलू नहीं देख रहा कि जब लखनऊ यूपी की राजधानी है तो यूपी की राजधानी लखनऊ हो गई। उल्टा करके बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो इस तरह से वह उसे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है उसको वो लॉजिकली मैनिपुलेट या तार्किक रूप से उसमें अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर पाता। इसीलिए इस अवस्था को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल। ठीक है ना, ऑपरेशनल होता तो ये सब सही से कर पाता। तो एज स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल। इसका समय क्या होगा, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक चिंतन तो करता है, लेकिन चिंतन कैसा, तार्किक नहीं होता, चिंतन उसका लॉजिकल नहीं होता। वह एक ही वस्तु के 2 आयामों में संबंध स्थापित नहीं कर पाता। ठीक है ना, जैसे उसके सामने 2 लड्डू दिए और एक लड्डू को फोड़ के क्या कर दिया, उसको लंबा कर दिया थोड़ा सा, तो उसे लगेगा कि ये वो लड्डू अब ये पहले से ज़्यादा हो गया है ना। उसे लगेगा कि उसका आयतन बढ़ गया तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन तो उसे मिली लेकिन उसने लॉजिकली उसको मैनिपुलेट नहीं कर पाया। तो यही कह रहे हैं, बालक इस अवस्था में चिंतन तो करता है पर तार्किक नहीं होता। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशनल स्टेज नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि वह जो ज्ञान उसे बाह्य जगत से प्राप्त हो रहा है उसको वो लॉजिकली मैनिपुलेट नहीं कर पाता। इसकी कुछ और विशेषताएं इस अवस्था की, शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है ना। इस अवस्था में क्या होता है, 2 वर्ष के बाद बालक का शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है, वो बात करने लगता है। 2 वर्ष तक तो वो ज़्यादा बात नहीं कर पाता, आसपास अपने माँ बाप इत्यादि से ही बात करता है, छोटे छोटे शब्द बोलता है, लेकिन यहाँ वो ज़्यादा बातें करने लगता है, शब्द भंडार बढ़ने लगता है। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह अवस्था भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बालक 1 से ज़्यादा भाषाएं सीख सकता है, संकेत व चिन्ह इत्यादि समझने लगता है। अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, गणित इत्यादि के, भाषा के अक्षरों को क्या करने लगा है, वो समझने लगा है, अर्थात संकेतों को, चिन्हों को समझने लगा है। माँ बाप की आवाज़ सुनकर मन में एक इमेज बन जाती है। कैसे, बालक कहीं बैठा है एक रूम में, माँ या बाप ने दूसरे रूम से आवाज़ लगाई तो आवाज़ सुन के उसके दिमाग में इमेज बन जाती है, क्योंकि स्कीमा अब सेट है उसके दिमाग में, कि स्कीमा सेट है और आवाज़ के संग कनेक्ट है कि ऐसी आवाज़ आएगी तो माँ ने दी है और ऐसी आवाज़ दी है तो पापा ने दी है। तो माँ या बाप की आवाज़ सुनकर उसके मन में इमेज बन जाती है। अगली बात, एनिमिज्म कहते हैं इसको, जो मैं कहने जा रहा हूँ। एनिमिज्म का मतलब है कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, निर्जीव वस्तुओं को भी क्या करता है,
सजीव समझता है क्योंकि ये पूर्व बाल्यावस्था है, 2 से 7 वर्ष वाली, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ पहले चैप्टर में, ये पूर्व बाल्यावस्था है। तो इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। वो खिलौनों को, बादल को, अपने आसपास की चीज़ों को क्या समझता है, सजीव समझता है। आत्म केंद्रित भाव विकसित हो जाता है अपने अंदर, अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। आत्म केंद्रित का मतलब है ईगो सेंट्रिक, है ना, कि अपने आप को वह बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता है। कैसे कि मान लीजिए कि उसके घर में कोई उसका बड़ा भाई बहन रो रहा है या परेशान है, तो उसे जाके वो छुपाएगा, उसे लगेगा कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं छुपाऊंगा तो लोग चुप जाएंगे। या उसके पास मान लीजिए कोई खिलौना इत्यादि है और कोई बड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा सा बड़ा भाई बहन अगर परेशान रो रहा है, तो उन्हें खिलौना देके ऐसे करेगा, चुप करने की कोशिश करेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, उसे लगेगा मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, ये सारी चीज़ें सब मेरे लिए हैं और सब मेरे आगे पीछे घूमती हैं। इसीलिए वैसे लगता है, उसे क्या लगता है कि जैसे चंद्रमा, सूरज इत्यादि सब क्या चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, है ना। उसे ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो सूरज भी चल रहा है, मैं रुक गया तो सूरज भी रुक गया। तो ये कैसा भाव है, आत्म केंद्रित भाव है, ठीक है ना, इसे ईगो सेंट्रिक कहते हैं। यही पूर्व विद्यालयी अवस्था है ना। पूर्व विद्यालयी अवस्था का मतलब है कि देखिएगा 2 से 7 वर्ष की अवस्था, है ना। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में क्या होता है कि बालक स्कूल जब जाता है तो स्कूल जाने से पहले, चूँकि उसका एडमिशन 4 या 5 साल में होगा, है ना, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, 2, 3, 4 साल तक वो घर पे ही उसको कुछ ना कुछ पढ़ाया लिखाया जाएगा। या इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे स्कूल खुल जाते हैं, जैसे बचपन प्ले स्कूल, किड्जी स्कूल, ये सारे कैसे स्कूल हैं, प्री स्कूल हैं, है ना। कैसे स्कूल हैं, प्री स्कूल है। यहाँ बच्चे का एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये प्री स्कूल है तो वो पढ़ाई नहीं कराते हैं वहाँ पे, उससे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराते हैं, इसीलिए इस अवस्था को पूर्व विद्यालयी अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पलटावी अवस्था नहीं होती यहाँ पे, एक पलटावी गुण होता है, एक पलटावी गुण होता है, इसे कहते हैं इर्रिवर्सिबिलिटी। कौन सा गुण होता है यहाँ पे, इर्रिवर्सिबिलिटी होता है। बालक रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि उत्क्रमणीय नहीं होता। कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक टीचर है, एक ये आपने क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा, सीटेट में आया है। एक टीचर ने क्या किया कि 2 गिलास हैं और दोनों में जूस भरा हुआ है ना, बिल्कुल बराबर जूस है। अब उसने एक गिलास और लाई खा ली, वो गिलास थोड़ा सा लंबा है और पतला है ना, या बड़ा है, जैसा भी है। अब उसने एक गिलास का जूस दूसरे गिलास में पलट दिया। अब चूंकि दूसरे गिलास का साइज कुछ और है, तो उसका साइज कुछ और है, तो उसमें जूस का लेवल या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। अगर वो इस वाले की तुलना में पतला हुआ तो जूस का लेवल लंबा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अगर वो गिलास चौड़ा हुआ तो उसका जूस का लेवल नीचे हो जाएगा, लेकिन जूस तो वही बराबर है ना। तो सबसे पहले उसने पूछा, टीचर ने पूछा कि जब वो 2 जूस के गिलास लेके आई थी तो उसने पूछा कि जूस क्या है, बराबर है कि नहीं, तो उन्होंने कहा बराबर है। अब उसने एक जूस वाले गिलास को किसी दूसरे आकार के गिलास में पलट दिया। अब जब वो पूछेगी कि इसमें कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है, तो बालक गलत आंसर देगा, क्योंकि दूसरा जो नया गिलास आया है उसका आकार अलग होगा, तो जूस का लेवल पहले वाले से या तो अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, तो बालक उसका ठीक आंसर नहीं देगा। तो इससे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इर्रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जहाँ से उनका एक विचार शुरू हुआ था वो वापस वहीं नहीं पहुँच पाते। जैसे बालक से कहा 4 × 4 = 16 होते हैं, बालक को समझ में आ जाएगा, लेकिन उनसे कहा कि 16/4 की बात करें तो कितना आएगा, तो वो नहीं समझ पाते, ठीक है ना। 16/4 कितना होगा, चूँकि बात वही है कि 4 में 4 का गुणा किया तो 16 आ गया, और 16 में 4 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल, लखनऊ यूपी की राजधानी है, और तो यूपी की राजधानी कौन हो गई, लखनऊ राजधानी है यूपी की, तो यूपी की राजधानी कौन हो गई, तो नहीं बता पाएंगे ना। तो ये कौन सा गुण है, पलटावी गुण विकसित नहीं हो पाता है ना, पलटावी अवस्था नहीं होती। कौन सी होती है, इर्रिवर्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वो रिवर्स होकर उस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते जहां से उन्होंने शुरू किया था। संरक्षण नहीं होता, संरक्षण, कंजर्वेशन, मैंने आपको बताया था जीन पियाजे के पद। कंजर्वेशन में क्या है कि किसी भी वस्तु के बहुत सारे आयाम हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई है, मान लीजिए बच्चे के सामने कहा जाए कि ये लाइन और ये लाइन कौन सी लंबी है, तो वो इसे लंबी बताएगा, जबकि आप देखें दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये पीछे से शुरू हुआ तो यहाँ ख़त्म हो गई, ये यहाँ से शुरू हुआ तो आगे ख़त्म हो गई, तो बालक इसकी लंबाई ज़्यादा बताएगा, है ना। मान लीजिए उसके सामने एक लड्डू है और एक और लड्डू, दोनों समान आकार के हैं। अब इस लड्डू को क्या किया, फोड़ के हमने क्या कर दिया, लंबा सा कर दिया, तो कहेगा ये लड्डू ज़्यादा है। तो कौन सा गुण, संरक्षण का गुण विकसित नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये जीन पियाजे के चैप्टर में मैं संरक्षण बता चुका हूँ कि वस्तु से संबंधित 7 आयामों में, कैसे, ये यूँ कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पानी इतना है, दूसरे ग्लास में भी इतना पानी है उतना ही, तो कहेगा ये ज़्यादा है ये कम है, तो कौन सा गुण विकसित नहीं है, संरक्षण गुण विकसित नहीं है। इसके अलावा संख्याओं की समझ हो जाती है, संख्याओं की समझ हो जाती है, गणित के प्रश्न हल करने लगता है, छोटे मोटे घरेलू काम, जैसे
घर के बाहर गया, शॉप पे कुछ खरीद लाया 10-20 रुपये ले जाके, तो संख्याओं की समझ हो गई है, छोटी मोटी समस्याओं को सॉल्व करना सीख गया है। तो आपने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक चिंतन तो करता है लेकिन चिंतन तार्किक नहीं होता, शब्द भंडार तेजी से बढ़ता है, संकेतवत चिन्ह समझने लगता है, गणित के चिन्ह अक्षर इत्यादि समझने लगता है, पहचानने लगता है, माँ बाप की आवाज़ सुनकर मन में एक इमेज बन जाती है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, जिसे एनिमिज्म कहते हैं, आत्म केंद्र का भाव विकसित होता है, अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझता है। यह पूर्व विद्यालयी अवस्था है। इसमें पलटावी अवस्था नहीं होती, क्योंकि पलटावी का मतलब है इर्रिवर्सिबिलिटी, यानी कि विचारों में वो वहीं नहीं पहुंच पाता जहां से शुरू किया था। संरक्षण नहीं होता, किसी भी वस्तु से संबंधित बहुत सारे आयाम जैसे संख्या, द्रव्यमान, आयतन इत्यादि के बारे में उसकी समझ विकसित नहीं हो पाती, और संख्याओं की समझ हो जाती है, गणित के सवाल इत्यादि वह भाषा आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने लगता है। चलिए अब बात करते हैं, आपसे तीसरी अवस्था की बात करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था, जैसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज ग्रुप जो होगा वो होगा 7 से 12 वर्ष या 7 से 11 वर्ष। देखिएगा यहाँ 7 से 12 और 7 से 11 वर्ष लिखने का अभिप्राय ये है कि कुछ बुक्स में 7 से 12 वर्ष दे रखा होता है, कुछ बुक्स में 7 से 11 वर्ष दे रखा होता है। 11-12 वर्ष के पीछे रीज़न ये है कि जीन पियाजे का कहना था कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष में समाप्त हो जाती है, और उसके बाद अगली जो स्टेज है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष से शुरू होती है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स में 7 से 11 वर्ष या कुछ बुक्स में 7 से 12 वर्ष दिया होता है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो या तो ऑप्शन 7 से 11 होगा या 7 से 12 होगा, इसलिए टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा कॉन्क्रीट का मतलब क्या है। कॉन्क्रीट को हम अगर अपनी साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो कहते हैं मूर्त, और मूर्त का मतलब है जो सामने हो या जिसे छू सकते हो या जिसे हम क्या कर सकते हो, देख सकते हो, या जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हो, चाहे छू के, चाहे देख के, चाहे सूंघ के, चाहे टच के द्वारा उसे महसूस करके, है ना, है, या आपका चख के हम उसे पता कर सकें। अर्थात मूर्त का हुआ है, मूर्त वह वस्तु या घटना जिसका हम अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकें। देखो मूर्त के संबंध में एक शब्द और आता है अमूर्त, है ना। अमूर्त का मतलब क्या है कि वो चीज़ जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव ना कर सकें, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में किसी सिचुएशन की बात हो, या हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में सोच रहे हों जिसको हमने अभी तक ना देखा है, ना जाना है, ना अभी उसको किसी भी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया है। तो यहाँ पे बात हो रही है कंक्रीट की। अर्थात अब जो ऑपरेशंस माइंड में चलेंगे, है ना, इससे पहले वाले प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमने देखा कि बालक में चिंतन तो होता है लेकिन चिंतन लॉजिकल नहीं होता। अब बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की, यानी कि पहले बालक प्री ऑपरेशनल था, अब ऑपरेशनल हो गया, यानी कि अब उसका चिंतन तार्किक है। इससे पहले वाली अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन तो था लेकिन वो लॉजिकल नहीं था, है ना। मैंने बताया था ऑपरेशनल क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको मिली और उसने लॉजिकली उसको क्या किया, मैनिपुलेट किया। तो वो इससे पहले वाली अवस्था में अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसको लॉजिकली मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा था, और किसी भी एक वस्तु के एक से ज़्यादा आयामों को वह एक साथ नहीं देख पा रहा था। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, लखनऊ राजधानी है यूपी की। अब यूपी की राजधानी क्या है तो वो नहीं बता पाएगा, चूंकि वो लखनऊ का एक ही एस्पेक्ट देख पा रहा है कि लखनऊ राजधानी है यूपी की। दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि यूपी की राजधानी ही लखनऊ है, तो वो पूर्व संक्रियात्मक को नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी जो थिंकिंग थी वो लॉजिकल नहीं थी। यहाँ पे थिंकिंग लॉजिकल है, वो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको वो अपने हिसाब से सेटल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार का ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक है, यानी कि उसका चिंतन तार्किक तो है, उसकी थिंकिंग लॉजिकल तो है, लेकिन किन चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें और घटनाएं, जो वस्तुएं और घटनाएं कैसी हैं, कॉन्क्रीट है, यानी कि ऐसी घटनाओं और वस्तुओं के बारे में उसका चिंतन मूर्त चिंतन हो जाता है, तार्किक चिंतन हो जाता है, जो वस्तुएं उसके सामने हैं या जिनका अनुभव वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकता है। तो ये स्टेज ऑपरेशनल है, लेकिन कैसी ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में, यानी कि ऐसी घटनाएं या ऐसी वस्तुएं जो उसके लिए क्या है, कॉन्क्रीट हैं, जिनका अनुभव वह सीधे सीधे कर सकता है, के संबंध में कैसा चिंतन,
तार्किक चिंतन। लॉजिकल थिंकिंग इससे पहले भी थी प्री ऑपरेशनल में, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग तो पहले थी लेकिन लॉजिकल नहीं थी। अब थिंकिंग लॉजिकल है और किसके संबंध में है? मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव लॉजिक इस अवस्था की एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। इंडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा आगमन विधि, निगमन विधि, है ना, शिक्षण विधियों में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे टीचर क्या करता है कि बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से, आगमन का आप मतलब समझते ही हैं, आगमनात्मक तर्क, है ना, आगमनात्मक तर्क, इसको कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। इसका मतलब बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल के सहायता से नियम सिखाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे बालक चूंकि मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में उसकी लॉजिकल थिंकिंग क्रिएट हो चुकी है, लॉजिकली वह सोचने लगा है, तो टीचर क्या करते हैं, अध्यापक क्या करते हैं कि उसको उसके आसपास की चीज़ों के एग्जाम्पल देते हुए उसे नियम सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बालक कौन सी थिंकिंग करता है? इंडक्टिव रीजनिंग करता है, जिसे आगमनात्मक तर्क कहते हैं। ध्यान रखिएगा अब इसका चिंतन बहुत अधिक क्रमबद्ध हो गया और कैसा हो गया? तर्क संगत हो गया। यानी कि पहले चिंतन तो था प्री ऑपरेशनल में, लेकिन वो लॉजिकल नहीं था, ना ही क्रमबद्ध था। इसके अलावा माप तौल करने लगा है ना, उसे समझ में आ गया है कि अगर दूध है तो लीटर में होगा, है ना, अगर कोई मिठाई है तो किलो में होगी, इस तरह से वह माप तौल इत्यादि कर लेता है। बहुत सारे हिसाब किताब करना सीख लेता है, मार्केट के छोटे मोटे काम करना सीख लेता है ना, दैनिक जीवन से। हालांकि गणित तो उसको इससे पहले भी पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब उस गणित का वह दैनिक जीवन में उपयोग करना सीख लेता है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में आप उससे छोटा मोटा सामान मार्केट से मंगा सकते हैं, या घर का बजट बनाते समय उससे आप जोड़ गुणा या ये सब करा सकती हैं कि बजट में ये सामान आएगा, ये नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इससे पहले की अवस्था में गणित तो वो पढ़ रहा था, लेकिन अब उस गणित का दैनिक जीवन में यूज़ करना भी वह सीख गया है। पलटावी सोच विकसित हो गई है। पलटावी सोच इससे पहले वाले में बताया था मैंने आपको, पूर्व संक्रियात्मक में पलटावी सोच यानी कि रिवर्सिबिलिटी नहीं थी। कैसे नहीं थी? कि मैंने आपको शिक्षिका के जूस के गिलास वाला एग्जाम्पल दिया था कि 2 समान गिलास हैं जिसमें बिल्कुल एक लेवल तक जूस भरा हुआ है। अब टीचर ने एक गिलास वाले जूस को एक दूसरे डिफरेंट साइज के गिलास में पलट दिया। अब बच्चों से पूछा किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो जो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज पे थे तो वो गिलास का लेवल देख के बताएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि समान जूस था, आकार चेंज होने से जूस के मात्रा पे कोई अंतर नहीं पड़ेगी। तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज पे थे, क्योंकि वहाँ पे उनमें पलटावी सोच विकसित नहीं थी, यानी कि रिवर्सिबिलिटी की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाई थी। लेकिन इस कंडीशन में उनके मन में पलटावी सोच विकसित हो जाती है। उनसे पूछेगा आप कि लखनऊ यूपी की राजधानी है, उनके ओके, फिर आप उनसे पूछिए यूपी की राजधानी कौन सी, तो आपको बता देंगे वो लखनऊ है, क्योंकि उनके मन में पलटावी सोच विकसित हो गई है। संरक्षण कंजर्वेशन का विकास हो गया है। कंजर्वेशन में आपको बता चुका हूं कि किसी भी वस्तु के 7 आयाम होते हैं, जैसे संख्या, द्रव्यमान, लंबाई, भार, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल। तो इस तरह से अब उसके मन में किसी भी वस्तु के 7 आयाम क्लियर हैं। अगर आप उससे पूछते हो, अगर आपने उसे एक लड्डू दिया, ठीक है, और उसके बाद उस लड्डू को आपने क्या किया, फोड़ कर उसको फैला दिया और आपने कहा देख पहले से ज़्यादा है, तो बता देंगे ज़्यादा नहीं है, ये उतना ही है, क्योंकि पहले इसका साइज कम था लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। अब इसको आपने फोड़ के फैला दिया तो लड्डू वही है। लेकिन इससे पहले वाली स्टेज में उसको लगता था कि लड्डू ज़्यादा हो गया, है ना। देखा होगा आपने छोटे बच्चों को जो 2 से 7 वर्ष में होते हैं, अर्थात प्री ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं, तब अगर वो किसी चीज़ को लेकर गुस्सा कर जाएं तो माएँ क्या करती हैं कि उस चीज़ को बड़ी प्लेट में थोड़ा फैला के देती हैं, लगता है कि हाँ ज़्यादा है। लेकिन अब बालक 7 से 11 या 7 से 12 वाली अवस्था में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, क्योंकि जो वस्तु उसके सामने उनके बारे में थिंकिंग कैसी हो गई है, लॉजिकल। तो वो लॉजिकल थिंकिंग के माध्यम समझ जाता है वो लड्डू वही है, इन्होंने फोड़ के मुझे क्या कर दिया है, फैला दिया है। तो इसमें वो समझ जाएगा कि वही लड्डू है, इसमें कम ज़्यादा नहीं हुआ है, अर्थात उसके मन में कौन सा कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ध्यान रखिएगा संप्रेषण का विकास प्रारंभ हो जाता है। संप्रेषण कहते हैं कम्युनिकेशन से। इससे पहले वाली अवस्था मैंने कहा था 2 से 7 वाली अवस्था जो मैंने आपको बताई थी पूर्व संक्रियात्मक, उससे मैंने कहा था कि यहाँ पे भाषा का विकास तेजी से होता है, शब्द भंडार बढ़ने लगता है, भाषा का विकास हो रहा है, शब्द भंडार नए नए आ रहे हैं, नए नए सेंटेंस बोल रहा है। लेकिन एक प्रॉपर कम्युनिकेशन यानी कि किसी से ठीक से बात करना, लगातार बात करते रहना, है ना। कम्युनिकेशन में एक अगली स्टेप होती है कि आप लगातार बात कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का विकास कहाँ प्रारंभ होता है, आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में प्रारंभ हो जाता है। तो आपने देखा तीसरी अवस्था की कई सारी व्यवस्थाएं कि पहला ऑपरेशनल स्टेज हो जाती है,
क्योंकि उसकी थिंकिंग लॉजिकल हो जाती है, लेकिन किसके संबंध में? कॉन्क्रीट वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में, यानी कि वे वस्तुएं घटनाएं जो उसके सामने हो, जिनको वो महसूस कर सकता हो, उनके संबंध में तार्किक चिंतन हो जाता है। इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है, अर्थात बहुत सारे एग्जाम्पल्स की सहायता से भी वो किसी नियम की और बढ़ सकता है ना। इसके अलावा उसका चिंतन अधिक क्रमबद्ध और तर्कसंगत हो जाता है, माप तौल करने लगता है, हिसाब किताब सीख लेता है, पलटावी सोच विकसित हो जाती है। इसे कहते हैं उत्क्रमणशीलता या कहते हैं रिवर्सिबिलिटी, है ना। एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझा ही दिया है। संरक्षण अर्थात वस्तु से संबंधित कई सारे आयामों का वो अच्छे से समझ जाता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं चौथी अवस्था की। तो चौथी अवस्था आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिएगा ये भी स्टेज ऑपरेशनल है, ये भी स्टेज ऑपरेशनल थी। इससे पहले वाली प्री ऑपरेशनल थी। प्री ऑपरेशनल थी, इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे थिंकिंग तो थी लेकिन थिंकिंग में लॉजिक नहीं था। अब ऑपरेशनल है दोनों, तो यानी कि दोनों स्टेज में थिंकिंग है, चिंतन है, और चिंतन में तर्क भी है। लेकिन यहाँ पे तर्क किसके संबंध में था? मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में। और यहाँ पे किसके संबंध में? फॉर्मल का मतलब है अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन करने लगता है। अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में, यानी कि कोई घटना है, मान लीजिए बालक ये सोचता है कि मेरे अंकल की शादी होगी तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ मैं इस तरह डांस करूँगा, ये सब करूँगा। तो वो सोचता है ना, तो ये घटना अमूर्त है, उसके सामने भी हुई नहीं है, होने वाली है भविष्य में, और ना ही उसने उसको देखा है। तो यहाँ पे उसके अंदर अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में कैसा चिंतन? तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे केवल और केवल मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में, और यहाँ पे अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इस अमूर्त चिंतन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहा जाता है। यहाँ देखिएगा समस्या समाधान की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है ना। समस्या समाधान तो बालक जन्म से ही करना शुरू कर देता है, हर स्तर पर समस्या समाधान का तरीका अलग होता है, लेकिन यहाँ पे समस्या समाधान की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है। संकल्पनाएं और परिकल्पनाएं का विकास, संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगते हैं ना। कॉन्सेप्ट डेवलप होने का मतलब है कि वह समाज में अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखता है, तो जब उसे बहुत सारी चीज़ें एक सी दिखाई देती हैं, सिमिलर, तो उसके मन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यार ये सब घटनाएं इस वजह से हो रही हैं। इसका मतलब है कि ये एक कॉन्सेप्ट है जो हर जगह लागू होता है। कुछ परिकल्पनाएं विकसित करता है, हाइपोथेसिस। परिकल्पनाओं का मतलब है वह कुछ अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, कुछ अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। उसे लगता है कि ये घटना, इस घटना के पीछे ये रीज़न है ना। अपने अपने सबके हाइपोथेसिस अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट सबके कॉमन होते हैं, और हाइपोथेसिस अर्थात परिकल्पना क्या होती हैं? अपनी होती हैं, जिसमें वो अपने विचारों के माध्यम से कोई कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। तो इस अवस्था में संकल्पनाएं, परिकल्पनाएं विकसित होने लगती हैं। अब सारी चिंतन, ध्यान रखिएगा, है ना, कैसा? डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं ना। अब सारी या सृजनात्मक चिंतन भी इस अवस्था में विकसित होना शुरू होता है। बालक ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं और वो किसी भी समस्या के कुछ मौलिक समाधान खोजने लगते हैं, कुछ हट के समाधान खोजने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बालक इस अवस्था में पहुंचता है तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं या विज्ञान प्रदर्शनी, है ना, इस तरह की और बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती है, क्योंकि अब उनके मन में क्या है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन का मतलब आप समझते ही हैं कि जब हम एक कॉमन पैटर्न से हट के सोचें, एक कॉमन पैटर्न से हट के सोचें। समझिएगा, आप आजकल देखते हैं जोमेटो या स्विगी, देखते हैं ना, जो आपके यहाँ होम डिलीवरी करते हैं खाने पीने के सामान की। क्या पहले कभी ऐसा था? अगर मान लीजिए किसी टाइम में, आज से 3 या 4 साल पहले, आपके मन में किसी भी रेस्टोरेंट से कुछ मंगाना है खाने पीने का, तो आपको उस रेस्टोरेंट को कॉल करना होगा। उस रेस्टोरेंट में अगर होम डिलीवरी है तो वो सामान आपको मिल जाएगा, और होम डिलीवरी नहीं है तो नहीं मिल पाएगा, तो आपको जाके लाना पड़ेगा। फिर किसी के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ होम डिलीवरी नहीं होती, तो क्यों ना एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसका कनेक्शन, एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसका कनेक्शन सभी रेस्टोरेंट से हो, और वो संस्था कनेक्ट हो कस्टमर से। कस्टमर उस संस्था को कॉल करें कि भाई मुझे इस रेस्टोरेंट का ये खाना है। अब उस रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी हो या ना हो, वो संस्था वाला आपको उस रेस्टोरेंट से सामान ला के दे देगा। चाहे आप स्विगी से बात करें, जोमेटो से बात करें। स्विगी और जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, इनके सभी रेस्टोरेंट के संग कनेक्शन है। आप इन्हें कॉल करो, ये वहाँ से चीज़ें आपको ला के दे देंगे। तो ये कैसा चिंतन था भाई? ये आइडिया किसी व्यक्ति के दिमाग में पहली बार आया होगा ना कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो ये कैसी थिंकिंग थी? क्रिएटिव थिंकिंग थी ना। कैसी? अब सारी चिंतन था कि आपने हट के सोचा।
हट के क्या सोचा कि भाई नॉर्मल थिंकिंग ये थी कि या तो आप जाओ और दुकान से सामान लेके आओ, या उस दुकान वाले का, इस शॉप वाले का, रेस्टोरेंट वाले का होम डिलीवरी हो तो घर पहुंचा देगा, होम डिलीवरी नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा। तो किसी ने सोचा कि यार ऐसा कर सकते हैं कॉमन प्लेटफॉर्म, तो क्या डेवलप हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हुई, उससे इस समस्या का एक नया समाधान निकल के आया। तो इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन या सृजनात्मक चिंतन, वो इसी अवस्था में विकसित होती है। निगमनात्मक तर्क है ना, डिडक्टिव रीजनिंग या कहीं कहीं लिखा होता है डिडक्टिव लॉजिक। जैसे मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से बालक को नियम समझाया जाता है, जैसे कहते हैं आगमनात्मक तर्क या इंडक्टिव रीजनिंग। यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग तो उसकी डेवलप हो चुकी है, अब यहाँ पे नई रीजनिंग डेवलप होगी, जैसे कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि वह एक नियम की सहायता से बहुत सारे एग्जाम्पल्स नए बना लेता है कि अगर ये नियम है तो ये नियम यहाँ भी अप्लाई होगा, ये नियम यहाँ भी अप्लाई होगा, ये नियम यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या कर रहे थे इंडक्टिव रीजनिंग में, कई सारे सिमिलर एग्जाम्पल बच्चे के सामने रखते हैं और फिर उससे पूछते हैं, तब वहाँ से निकालते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स में ये चीज़ कॉमन है, तो बच्चे को यहाँ नियम समझा देते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे को नियम पता होता है और नियम के आधार पर वो नई नई चीज़ों में उस नियम को अप्लाई करने की कोशिश करता है, जैसे मैथ्स में और साइंस में करते नहीं करते हैं। जैसे ग्रेविटी का हम फॉर्मूला में पता है तो हम देखते हैं देखो यहाँ ग्रेविटी काम कर रही है, या बाइक जब चल रही होती है तो हम देखते हैं कि बाइक में जब ब्रेक लगाएंगे तो रिटार्डेशन काम करेगा और स्पीड बढ़ाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन काम करेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं ना। तो यहाँ पे कौन सी रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग अर्थात निगमनात्मक तर्क का विकास होने लगता है। बालक एक नियम या एक प्रिंसिपल के आधार पर नए नए एग्जाम्पल्स की खोज करता है, नई नई चीज़ों में देखता है कि हाँ यहाँ ये नियम भी अप्लाई होता है, नियम से कई सारे एग्जाम्पल्स ड्रॉ होते हैं। तो ये अवस्था आपने देखी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 12 से 15 या 12 से 18, कई दफ़ा 12 से किशोरावस्था तक। सबसे मेन बात क्या है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी लाइन से पूछा जाता है, किस अवस्था में अमूर्त वस्तुओं और घटनाओं के संबंध में तार्किक चिंतन बालक करता है। आशा करता हूँ 4 अवस्थाएं आपको पसंद आई होंगी। और इसके बाद हम बात करेंगे वाइगोट्स्की की और उसके बाद कोहेलबर्ग की बात करेंगे। जब हम कोहेलबर्ग के नैतिक विकास की बात करेंगे तो कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के साथ ही हम जीन पियाजे का नैतिक विकास पढ़ेंगे, तो कंपेयर हो जाएगा कि जीन पियाजे का नैतिक विकास क्या कहता है और कोहेलबर्ग का नैतिक विकास क्या कहता है। हालांकि नैतिक विकास अर्थात मोरल डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना जो होती है कोहेलबर्ग से होती है, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम्स का लेवल दिन ब दिन हाई होता जा रहा है, अभी हाल ही में आपने यूपी टेट को देखा था, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, जिससे कि किसी भी तरह की प्रश्न आने की संभावना हो तो आप उसे हल कर सकें। और अभी सीटेट का कोई डेट क्लियर नहीं हुई है, जैसे ही डेट कोई क्लियर होगी तो शाम को मैं फिर आपको एक बैच, एक ऑनलाइन बैच आपको पढ़ाऊँगा, लाइव पढ़ाऊँगा आपको आगे, और उसमें हम 2-3 चैप्टर को 1-1.5 घंटे में रोज़ फिनिश किया करेंगे और कई सारे प्रश्नों को सॉल्व किया करेंगे। तो चूँकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और पेपर होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आप इन सभी के नोट्स बनाइए, इन सभी की प्रश्न श्रृंखला मैं तैयार करूंगा, है ना, हर चैप्टर वाइज, और एग्जाम से पहले फिर कॉमन प्रश्नों को लिया करूंगा, एक प्रश्न किसी चैप्टर का, एक प्रश्न किसी चैप्टर का, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और निश्चित ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। धन्यवाद।